जय हिंद दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस प्री टाइम बैच में स्वागत करता हूं। दोस्तों प्री टाइम बैच के अंतर्गत हम लोग अभी इकोनॉमिक सर्वे की यहाँ पर क्लास कर रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे की क्लास का आज ये हम लोग का सेकंड पार्ट है, सेकंड और लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, देखो एक बात समझना, इकोनॉमिक सर्वे की जो पूरी बुक होती है वो बुक अगर आप पढ़ने बैठोगे, आप ये सोचोगे कि एग्जाम में से प्रश्न आएगा, हम उसको खुद से पढ़ लेते हैं, आपका दिमाग का दही हो जाएगा। ठीक है, डीकेडी हो जाएगा, दिमाग का दही हो जाएगा। और उस दिमाग के दही के प्रोसेस से आपको बचाने के लिए मैं सारे इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करके यहां पर आप लोगों को दे रहा हूं। अगर अभी पिछले क्लास का मैं आपको समरी दूं, हमने क्या क्या पढ़ा वहां पर, देखो भाई हमने कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े वहां पर कलेक्ट किए। जैसे कि पहली बात हमने देखा कि जो भारत में इन्फ्लेशन है, ठीक है, वो पिछले ईयर के कंपेरिजन में धीरे धीरे कम होने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। ये हमने यहां पर एक इंफॉर्मेशन देखी थी कि भारत में जो इन्फ्लेशन है उसको हम कम करने का यहां पे प्रयास कर रहे हैं। अगर आप WPI, ठीक है, अगर आप WPI के अकॉर्डिंग देखोगे तो 11.5% का अनुमान है, और CPI के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमारा जो अनुमान है वो 6.8% का है। मैंने आप लोगों से एक बात और कहा था कि धीरे धीरे WPI और CPI के बीच का जो गैप है वो भी कम होने वाला, वो एक दूसरे पर अभिसरण होने वाले हैं। ये भी बात इस पूरे बुक के अंतर्गत बताई गई है। ठीक है, तो एक तो पॉइंट हमने यहां पर ये देखा था। हमने एक क्या देखा था कि जो भारत का फिस्कल डेफिसिट होता है, जो राजकोषीय घाटा होता है, वो GDP के परसेंटेज में हम धीरे धीरे उसमें कमी कर रहे हैं। कोविड के बाद की जो पूरी कंडीशन थी, रशिया यूक्रेन का वार चल रहा था, ट्रेड डिस्ट्रप्शन चल रहा था पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत, इन सबके बावजूद हमने अपने फिस्कल डेफिसिट को कम किया है। फिस्कल डेफिसिट होती क्या है, तो एक्सपेंडिचर और जो रिवेन्यू होता है गवर्नमेंट का, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग डेफिसिट कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट के नाम से यहां पर जानते हैं। तो भारत ने अपने राजकोषीय घाटा में, अगर आप यहां पर आंकड़ा देखोगे तो 2020-21 में GDP का 9.2% हमारा डेफिसिट चल रहा था। 2021-22 में हमने उसको 6.7% के राउंड रखा, और 2022-23 में 6.4% का यहां पर हम एक सीमा लेकर के चल रहे हैं, जो कि अपने में बहुत अच्छी बात है। हमने फिस्कल डेफिसिट को कम कर दिया है। तो इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, वो मोस्टली हमको ये बता रहा है कि हम हर चीज में अच्छा कर रहे हैं, एक्सेप्ट कुछ बातों को छोड़ करके। जैसे कि कौन सी समस्याएं अभी थोड़ी बहुत सामने आई हैं, या फिर मैं ये कहूं कि पिछले वर्ष की कंपैरिजन में इस वर्ष हमारा परफॉर्मेंस थोड़ा सा यहां पे खराब रहा है। एक आपका फॉरेक्स रिजर्व का एक मुद्दा है, और मैंने कल ध्यान से बताया था, आप लोगों को ध्यान रखना, बाकी लगभग हर चीजों में हमारा जो परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है, इस बार वो अच्छा रहा है। सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो भारत के पास है उसमें 2021-22 की कंपैरिजन में थोड़ी सी यहां पर कमी देखने को आप लोगों को मिल रहा होगा। ठीक है, $607 बिलियन 2021-22 में हमारे पास एक फॉरेन रिजर्व था, ठीक है, एक्सचेंज रिजर्व था, जो कि करीब 13 महीनों के इंपोर्ट के बराबर था। 2022-23 में वो कम होकर के $563 बिलियन के राउंड हो चुका है, जो कि करीब 9 महीने के आपके टोटल इंपोर्ट के बराबर है। तो ये आंकड़ा ध्यान में रखना। आप लोग ये 607 563 याद करने पे मत जाओ, आप एक ना फ्लो को समझो कि क्या हुआ है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो भारत के पास है वो पिछले वर्ष कंपैरिजन में कम हुआ है। हमने फिजिकल डेफिसिट को कम कर लिया, ये एक अच्छी बात है। ठीक है, तो ऐसे कुछ आंकड़ों समझने का प्रयास करना। इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे की पूरी रिपोर्ट होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि हम GDP का अनुमान क्या लगा रहे हैं, हम ग्रोथ रेट की कितना एक एवरेज लेकर चले कि हम इतना ग्रोथ कर पाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर होता है। इसके बारे में ये इकोनॉमिक सर्वे बताता है हम लोगों को कि हम 6 से 6.8% के मध्य में रहेंगे। तो ये भी बहुत ध्यान में रखना आप लोग। बाकी जो तीनों सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर, इन तीनों के बारे में भी बेसिक इंफॉर्मेशन देता है। कहता ये है कि पिछले वर्ष की कंपेरिजन में हम एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ को यहां पर दिखाएंगे। ठीक है, एक अच्छी बात यहां पर बताई जा रही है। इसके अलावा सर्विस सेक्टर में एक बहुत भयंकर मात्रा में ग्रोथ दिखाया जा रहा है। ठीक है, 2020-21 में जहां पर हम -7.8% पर चल रहे थे, ठीक है, 2021-22 में हम थोड़ा सा और इंक्रीज किया, हमने 8.5% का ग्रोथ दिखाया, और 2022-23 में हम 9.1% का ग्रोथ दिखा रहे हैं, जो कि सबसे अच्छी बात है। तो सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने इंप्रूवमेंट किया, ये अच्छी बात है। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी हमारा ग्रोथ हो रहा है, लेकिन जो ग्रोथ होने की रेट है वो पिछले वर्ष के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम यहां पर हो गई है। ये बात इसी रिपोर्ट बताती है। ग्रोथ यहां पर भी हो रहा है, लेकिन पिछले वर्ष के कंपैरिजन में, क्योंकि कोविड के बाद, कोविड के ड्यूरेशन में क्या हुआ, लॉकडाउन, सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो थी वो बंद हो गई। अचानक से जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑन होती है, स्टार्ट होती है, तो ग्रोथ क्या होगा, अचानक से बढ़ेगा, और फिर उसके नेक्स्ट ईयर जो ग्रोथ होगा उसकी रेट कम होगी, ग्रोथ तब भी हो रहा है। ये बात ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर 4.1% की बात यहाँ पर कहा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि सर्विस सेक्टर ने 9.1% का ग्रोथ यहाँ पर किया है, GVA की कंपेरिजन में, ग्रॉस वैल्यू एडिशन के कंपेरिजन में हम इस आधार पर यहाँ पे ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये पिछली क्लास का समरी था आप लोगों के लिए।
आज की जो क्लास से हम लोग पॉइंट देखने वाले हैं, ध्यान से समझना, आज की पूरी क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं प्रयास ये करूंगा कि पूरी की पूरी इकोनॉमिक सर्वे आज कंप्लीट करा दूं आप लोगों को, तो यहां से क्लास को ध्यान से करते आना। ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आप लोगों को इस क्लास के बाद अवेलेबल करा दूंगा। आप लोग वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके अगर चाहो तो प्रिंट कर लेना और उसके बाद एक बार रिवीजन कर सकते हो। नहीं तो इकोनॉमिक सर्वे को रिवीजन करने का एक ट्रिक मैं आप लोगों को अभी और बताने वाला हूं क्लास के अंत में, ठीक है, कि कैसे हम लोग को रिवाइज करना है चीजों को। देखो यहां पर क्या कह रहा है, पहला जो आंकड़ा दिया वो भारत के जो फिजिकल डेफिसिट है, ठीक है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है पूरा भारत का, राजकोषीय सुधार की यहां पर बात कह रहा है कि हमने कितना यहां पर सुधार किया है भारत में। तो सिंपल सी बात है, आंकड़ा किस आधार पर लिया जाए तो फिजिकल डेफिसिट का आंकड़ा यहां पर हम लोग लेंगे। तो कह रहा है कि सेंटर का जो केंद्र सरकार का फिजिकल डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो है, उसको हमने रेड लाइन से यहां पर दिखाया हो। तो आप देखो यहां पर 2021-22 में 6.7% का फिजिकल डेफिसिट हमारे पास था, जो कि 2022-23 में कम होकर के 6.4% का यहां पर रहा है। तो फिजिकल डेफिसिट में हमने क्या किया, कमी किया है। यही बात यहां पर भी बताई गई थी, ठीक है, यही बात यहां पर भी बताई गई थी। तो ये आंकड़ा आपने यहां पर देखा। इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे एफर्ट्स कर रही है। राजकोषीय घाटा जो होता है, जो फिजिकल डेफिसिट होता है, उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे एफर्ट्स कर रही है। वो आपका मेंस का टॉपिक है, कभी मेंस में हम लोग डिस्कस करें तो वहां पर देखेंगे, ठीक है। ये टॉपिक आप लोगों का मेंस का है। अब बात समझना, हम सिर्फ प्रीलिम्स की पॉइंट देख रहे हैं क्योंकि प्रीलिम्स की पॉइंट याद करना बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ये आंकड़ा जो यहां पर भी आप लोग सामने स्क्रीन पर दिख रहा है ना, सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है, यहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। ध्यान देना क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो हमारा पिछला 2 वर्ष रहा है, जो टैक्स कलेक्शन भारत में होता है, जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू भारत में होता है, जो कुल कर संग्रह भारत में अंतर्गत किया जाता है, उसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का रेशियो कितना होता है। कल की क्लास में आप लोगों को समझाया था कि जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि पर्सनल इनकम टैक्स, ठीक है, व्यक्तिगत आयकर और कॉर्पोरेट टैक्स जो होते हैं, ये टोटल टैक्स कलेक्शन का 52% यहां पर होते हैं, ठीक है। तो जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, उससे ज्यादा मात्रा में हम डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन यहां पर कर रहे हैं भारत के अंतर्गत। ये एक अच्छी बात यहां पर बताई जा रही है, तो ये बात ध्यान रखना है। इसके बाद आप देखो तो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है उसका रेशियो 48% के यहां पर बनता है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपका व्यक्तिगत कर, जो पर्सनल इनकम टैक्स आप लोगों का है, ठीक है, वो पर्सनल इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स दोनों बराबर है। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आप लोगों को ध्यान रखना, पर्सनल इनकम टैक्स और जो आप लोगों का कॉर्पोरेट टैक्स है, दोनों बराबर है। इनका रेशियो कितना, तो 26% है। इससे ज्यादा मात्रा में हम जीएसटी कैलकुलेट कर रहे हैं, जो जीएसटी हम कलेक्शन कर रहे हैं पूरे भारत में, उसकी जो मात्रा है वो 28% के यहां पर अराउंड है, ठीक है। हम 28% का जीएसटी भारत में कलेक्ट करते हैं। इसके बाद जो टैक्स कलेक्शन में भार आता है वो आपका आता है कॉर्पोरेट टैक्स का और व्यक्तिगत कर का, पर्सनल इनकम टैक्स का, ठीक है, जो आपके पॉकेट से गवर्नमेंट पैसा निकाल के ले जाती है ना। दरअसल पैसे तो सारे ही आपकी पॉकेट से जाते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से, लेकिन जो इनडायरेक्ट जो जीएसटी का कलेक्शन यहां पर करती है गवर्नमेंट, वो टोटल टैक्स कलेक्शन का 28% है। सबसे बड़ी मात्रा में हम जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद आपका आता है व्यक्तिगत कर, पर्सनल इनकम टैक्स और आपका कॉर्पोरेट टैक्स, दोनों का 26% का यहां पर रेशियो है। और इसके बाद आपका आएगा दोस्तों एक्साइज ड्यूटी 12% का, और फिर आप लोगों का कस्टम ड्यूटी 8% का। तो कई बार प्रश्न सिर्फ यही बनता है, प्रश्न बनेगा कि टैक्स कलेक्शन में इनके भार के अकॉर्डिंग, इनके एवरेज के अकॉर्डिंग आप इनको एक क्रम में लगाइए, ठीक है, एक क्रम में इसको अरेंज करिए, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते अथवा बढ़ते क्रम में आप इसको अरेंज करिए। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। सबसे ज्यादा जो टैक्स कलेक्शन हम लोग करते हैं वो करते हैं जीएसटी का 28%, उसके बाद आपका व्यक्तिगत कर होता है 26% का, फिर कॉर्पोरेट टैक्स वही बराबर होता है 26% का, फिर आपका यहां पर आपका एक्साइज ड्यूटी और फिर आपका कस्टम ड्यूटी आता है। तो ये कलेक्शन का सिस्टम आप लोग याद रखना। अगर प्रश्न ये पूछे कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में कलेक्शन किसका ज्यादा हो रहा है, तो हम डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन ज्यादा करते हैं। 52% का जो कलेक्शन टोटल टैक्स रेवेन्यू में से वो आपका डायरेक्ट टैक्स से आता है। ये बात ध्यान रखना। यहां पर एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा और दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर हम एक लॉन्ग टर्म की बात करें तो पिछले वर्ष, पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने जो टैक्स कलेक्शन किया है वो पिछले एक अच्छे खासे वर्ष की कंपैरिजन में, देखो यहां पर एक आंकड़ा दे रहा है, मैं आप लोगों को दिखाई देता हूं। देखो कह रहा कि 2013-19 के कंपैरिजन, 2013 से लेकर 2019 तक में जो एवरेज कलेक्शन का रेशियो था जीडीपी के,
उसके कंपैरिजन में 2022 में हमने जो टैक्स कलेक्शन किया है उसमें वृद्धि आपको देखने को यहां पर मिल रही होगी सारे टैक्स के फॉर्मेट में। ठीक है, ये बात ध्यान देना। सकल कर राजस्व, टोटल ग्रॉस जो टैक्स रेवेन्यू जो होता है उसमें भी हमने वृद्धि किया है, डायरेक्ट टैक्स में भी हमने वृद्धि किया है, निगम कर कॉर्पोरेट टैक्स में भी हमने वृद्धि किया है, और जो अन्य इनकम टैक्स होते हैं उनमें भी हमने यहां पर क्या किया है, वृद्धि किया है। ये बात यहां पर बताई जा रही है। तो अगर ये स्टेटमेंट आपसे प्रश्न बनता है, प्रश्न क्या बन सकता है, प्रश्न के दो स्टेटमेंट बन सकते हैं, ध्यान देना। पहला स्टेटमेंट देगा कि भारत के टोटल टैक्स रेवेन्यू में से, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की मात्रा ज्यादा है, पहला स्टेटमेंट रहेगा। सेकंड स्टेटमेंट देगा कि हमने पिछले 5-6 वर्षों में औसतन जो कर कलेक्शन किया है उसकी मात्रा में कोविड के बाद आपको पिछले वर्ष वृद्धि देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, हमने टैक्स कलेक्शन में यहाँ पे वृद्धि किया हुआ है, ये एक अच्छी बात आप यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, अगला देखो। ठीक है, अच्छा यहां पर क्या रहा कि टोटल जीएसटी कलेक्शन जो होता है उस जीएसटी कलेक्शन में भी हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में एक रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन किया है। जब से हमने जीएसटी को अपने स्ट्रक्चर में शामिल किया देश के अंतर्गत, उसके बाद सबसे रिकॉर्ड मात्रा में जो कलेक्शन किया गया है, एवरेज मंथली कलेक्शन जो होता है, ठीक है, वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में रहा। पिछले फाइनेंशियल ईयर दिसंबर में आप देखोगे यहां पर तो 1.49 लाख करोड़ ये एवरेज मंथली कलेक्शन पिछले फाइनेंशियल ईयर का रहा है, जो कि अभी तक के जीएसटी कलेक्शन का सबसे हाईएस्ट लेवल रहा है। ठीक है, तो ये भी एक बात है। ठीक है, एक स्टेटमेंट ये भी बन सकता है कि अभी तक हमने जो औसत मासिक जीएसटी कलेक्शन किया है उसकी सबसे बड़ी मात्रा आपको पिछले फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिली है। तो ये भी पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है, कि सबसे ज्यादा यहां पर हम सुधार देखने को मिल रहा है, टैक्स गवर्नमेंट ज्यादा कलेक्ट कर रही है, अच्छी बात है, जिसको अच्छा लगे, जिसको बुरा लगे भाई उसको बुरा लगे, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट यहां पर आप लोग ध्यान में रखना। इसके बाद देखो, मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताया था कि जो पर्सनल कंजम्पशन है, जो निजी उपभोग है, उसमें वृद्धि हो रहा है, उसके साथ ही साथ जो निजी उपभोग हो रहे हैं रखना, उस कंजम्पशन में भी हम कैपिटल कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हैं, हम पूंजीगत वे ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, हम कैपिटल का निर्माण कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। अगर हम पूरे भारत के स्तर पर देखें तो केंद्र सरकार जो है उसने भी अपने कैपेक्स में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जीडीपी की तुलना में लगातार वृद्धि किया है। यहां पर आप आंकड़ा देख सकते हो, 2.2% से 2.5%, 2.5% से 2.9% की तरफ हम गए। तो गवर्नमेंट अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहा है। जब मैं आप लोगों को बजट डिस्कस करूंगा तो बजट में मैं आप लोगों को बताऊंगा भाई गवर्नमेंट ने कितना इस साल का अनुमान रखा है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा करेंगे। ये एक अच्छी बात है। गवर्नमेंट के देखो, गवर्नमेंट के दो वे होते हैं, दो एक्सपेंडिचर्स होते हैं। हालांकि इकोनॉमिक्स का बेसिक क्लास है, प्री टाइम बैच के अंतर्गत मैंने आप लोगों को प्रॉपर टॉपिक डिस्कस किया, फिर भी समझना, क्योंकि यहां पर एक ग्राफ दिया गया, वो ग्राफ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ग्राफ कह रहा है कि जो केंद्र का टोटल एक्सपेंडिचर, जो कुल व्यय होता है, उस व्यय में हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर की मात्रा में वृद्धि किया है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है भारत के संदर्भ में, ध्यान रखना। अगर कहीं पर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है तो एक अच्छी बात, आप एक पूंजी का निर्माण कर रहे हो। दो तरह के बच्चे होते हैं, देखो जो पेरेंट्स होते हैं उनके दो तरह के बच्चे हो सकते हैं। एक बच्चा क्या होगा जो अपने बाप दादा की जमीन को बेच करके क्या करे, ठीक है, अपना मस्त घूमने निकल जाए या फिर अपना किसी एक अच्छे इलीगल पदार्थ का सेवन करने निकल जाए। तो वो क्या है, वो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को, उसने कैपिटल समझना, उसने अपने जो कैपिटल थी उसको बेच दिया और फिर पैसा लेकर के अपना काम कर रहा है। ये एक अच्छी बात नहीं है। अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करें, इसका मतलब ये है कि हमने एक नया घर बनाया, हमने एक नई कार खरीदी, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कराता है। ये आपके टोटल इनकम में कहीं ना कहीं पे वृद्धि करता है। तो भारत में भी ये देखने को मिल रहा है कि 2018 फाइनेंशियल ईयर कंपैरिजन में जहां पर हम 12% टोटल एक्सपेंडिचर, केंद्र सरकार 12% कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा कर देती, वो अब बढ़ करके 19% यहां पर हो चुका है। आप आंकड़ा पर मत जाओ, आंकड़ा मत यहां पर याद करो, एक फ्लो को समझने का प्रयास करो कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि किया है। और चूंकि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि करें, इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा वो कम होगा, हमारा जो राजस्व व्यय होगा वो कम होगा और हमारा पूंजीगत व्यय क्या होगा, यहां पर ज्यादा होगा, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, ये एक अच्छी बात क्यों है, ये समझ में आ रहा है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्री टाइम की क्लास रिवाइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 घंटे में उससे अच्छा इकोनॉमिक्स आप लोग कहीं पर नहीं पढ़ सकते हो। मतलब ये मैं आप लोगों को अपनी में तारीफ नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको एक लॉजिकल पॉइंट बता रहा हूं कि 10 घंटे में जितना हम इकोनॉमिक्स देख सकते हैं हमने वहां पर देखने का प्रयास किया है। ठीक है, चलो आई होप कि टॉपिक्स आप लोगों को यहां पर समझ में आ रहे होंगे। हम लोग जो टॉपिक्स देख रहे हैं बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर से कुछ एग्जांपल दिए हैं कि क्या होता है। रोड का कंस्ट्रक्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर से, ठीक है, हाईवेज का निर्माण करी गवर्नमेंट, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना रही है, ठीक है, ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से। आपको यहां से लखनऊ जाना हो, खड़ाक देना पहुंच जाओगे, इतना शानदार रोड यहां से बना दिया गवर्नमेंट ने, पूछना नहीं है।
रेलवे का निर्माण कर रहे हैं। ये क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर वृद्धि कर रहे हैं। हम जो रक्षा सेवाएं हैं, जो हमारी दूरसंचार फैसिलिटीज है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होते हैं, गवर्नमेंट इन पर व्यय कर रही है, ये एक अच्छी बात है। ठीक है, गवर्नमेंट के जो इनकम हो रहे हैं, उस इनकम से गवर्नमेंट जो राजस्व व्यय है उसके अलावा इन सब पर व्यय करती है, तभी इनकम क्रिएट होता है, तभी रोजगार क्रिएट होता है, ये एक प्लस पॉइंट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग। इसके अलावा देखो भारत में क्या कह रहा है भाई, भारत में जो टोटल राजकोषीय एक नई पॉलिसी लेकर के आई जा रही है, वो राजकोषीय पॉलिसी ये है कि हम राज्यों को सपोर्ट करेंगे, हम कोऑपरेटिव है। ठीक है, हम राज्यों के साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं, इसकी बात यहां पर बताई जा रही है। कोऑपरेटिव फिस्कल एक फेडरलिज्म की व्यवस्था यहां पर क्रिएट किया गया है कि कोविड के बाद से, कोविड के टाइम पर हमने जितना भी जीएसटी मौलिक सहायता करने के लिए राज्यों को ऋण दिया था, देखो दरअसल जीएसटी आने के बाद हुआ क्या कि राज्यों के टोटल इनकम कलेक्शन में कमी होने लगी, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम जीएसटी कंपोजिशन देंगे, हम जीएसटी मुआवजा देंगे आप लोगों को। तो जीएसटी मुआवजा दिया जाएगा, अब भाई गवर्नमेंट देगी कहां से, तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम जो उपकर संग्रह करेंगे, ध्यान रखना, जो हम सेस कलेक्शन करेंगे, उस सेस कलेक्शन से क्या करेंगे हम लोग, राज्यों को वो जीएसटी मुआवजा वहां पर देंगे। तो सेस और सरचार्ज, ठीक है, उपकर और अधिभार, इसका डिफरेंस याद है ना, भूलना मत। ठीक है, मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो उपकर वर्सेस अधिभार में आप यहां पर ध्यान दोगे तो गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि हम सेस कलेक्शन के माध्यम से राज्यों को जीएसटी का मुआवजा देंगे। एक पॉइंट यहां पर आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो इसके बाद अगर आप यहां पर ध्यान दोगे दोस्तों, जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, वो है कि कोविड के बाद से, पेंडेमिक के बाद से, ठीक है, जो गवर्नमेंट का लोन स्ट्रक्चर है, जो गवर्नमेंट ने जितना लोन लिया है, हम उस लोन को भी सामान्य करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कोविड के टाइम पर हमने कितना लोन लिया था, ठीक है, गवर्नमेंट ने कितना लोन लिया था, 89.6, ये क्या परसेंटेज दे रहा है, हाँ, देखो केंद्र सरकार का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो दे रहा है कि हमने जीडीपी कंपेरिजन में इतना लोन यहां पर लिया हुआ था, और कोविड के बाद हमने उसको कम करके 84.5 पर लेकर के आया है। ऑन एवरेज अगर आप देखोगे यहां पर दोस्तों, तो 70 के कंपेरिजन में यहां पर ये एवरेज चल रहा है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगे आने वाले वर्षों में हम लोग कोविड के बाद, पेंडेमिक के बाद, जो भी हमारा सेंटर, जो केंद्र सरकार का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो था, जो रेट और जीडीपी का जो अनुपात था, उसमें हम कमी करते रहेंगे। तो यहां पर भी आप देखो तो एक कमी हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहां पर आप ध्यान रखना कि यहां पर भी इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि भारत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, भारत सरकार ने जितना भी टोटल लोन लिया है, जितनी भारत की लायबिलिटीज क्रिएट है, उस लायबिलिटीज का 4.9% के अराउंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है भारत के पास है अभी प्रेजेंट टाइम में, और जो इंटरनल लायबिलिटीज है वो 95.1%, मतलब जो गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करके भारत में बेचती है, जो जितने सरकारी पत्र जारी करके पैसे लेती है, गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, उनके माध्यम से गवर्नमेंट ने 95.1% का लोन लिया हुआ है। बाकी 4.9% का जो लोन है भारत के पास, वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। ठीक है, तो ऋण के दो प्रकार होते हैं, एक बाह्य ऋण और एक आंतरिक ऋण। तो जो भारत का एक्सटर्नल लायबिलिटीज है वो 5% के रेशियो में है, और बाकी 95% जो भारत का लोन है टोटल केंद्र सरकार का, वो आपका इंटरनल लायबिलिटी पर आधारित है। ठीक है, ये एक पॉइंट यहां पर ध्यान में रखना। इसके बाद आप यहां पर ध्यान दोगे तो जो पॉइंट आप लोग यहां पर देखना है, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि मैंने कल भी आप लोगों से क्लास में डिस्कस किया था, कि भारत का जो एनपीए है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, ठीक है, हम पिछले 7 साल के निचले स्तर 5% पर यहां पर पहुंच चुके। पिछले 7 सालों में जितना हमारा जो एनपीए, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट सबसे कम था, उसके एवरेज पर हम लोग पहुंच चुके हैं, जो कि भारत के लिए एक अच्छी बात है। मतलब भारत के पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम होंगे, इसका मतलब क्या होगा कि भारत के जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सुधार कर रहे हैं। विजय माल्या और ललित मोदी जैसे लोग, जो नीरव मोदी जो यहां से पैसा लेकर के भाग गए थे, ठीक है, उनके बाद अगर भारत के एनपीएस कम हो रही है फिर से, ये भारत के लिए अच्छी बात है। तो यहां पर ये बताया जा रहा है कि पिछले 7 सालों में, ठीक है, लास्ट 7 ईयर्स में जितना हमारा एनपीए सबसे कम रहा है, हम उसके एवरेज पर यहां पर पहुंच चुके हैं। ये एक पॉइंट एक अच्छी पॉइंट है, आप लोग उसके यहां पर ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अब देखना इसके अलावा भारत में, ठीक है, भारत में जो गैर खाद्य ऋण है, ऋण क्या भाई, ऋण क्या होता है, आप लोन दो तरीके से ले सकते हो। एक लोन आप ले रहे हो भाई कि हमको पार्टी करना है, इसके लिए भाई लोन दे दो कोई हमको, और एक लोन आप ले रहे हो कि भाई लोन हमको दे दो, हमको यूपीएससी हिंदी का एक नया सेंटर खोलना है लखनऊ में या फिर प्रयागराज में, और हम उस सेंटर क्या करेंगे, इनकम का एक सोर्स बनाएंगे। तो कौन सी अच्छी बात है, पार्टी करने के लिए लोन लेना या फिर एक इनकम जनरेट करने के लिए लोन लेना? तो भारत में गैर खाद्य लोन, ठीक है, जो नॉन फूड लोन है, उसकी मात्रा में वृद्धि देखने को मिल रही है, जो कि एक अपने में इकोनॉमिक के एक अच्छे फॉर्मेट को दिखाता है। हम सिर्फ खाने के लिए उधार नहीं ले रहे हैं, हम उनका प्रयोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कर रहे हैं, हम उनका प्रयोग इनकम को क्रिएट करने में कर रहे हैं।
ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि भारत में गैर खाद्य रोड में वृद्धि हो रही है और हम दोहरे अंक में यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, 2021 से कंपेरिजन आप देख सकते हो कि हम यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है। इसके अलावा जो पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना है, वो पॉइंट आपको ध्यान में यहाँ पर ये रखना है कि भारत में रिसेंट में और क्या स्टेटस चल रहा है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, ये देखो। मैंने आप लोग कल बताया बेटा कि भारत का जो शेयर मार्केट है वो अन्य देशों की कंपैरिजन में अन्य मित्रों को पीछे हमने यहाँ पर छोड़ दिया है और हमने एक अच्छा परफॉर्मेंस अपने शेयर मार्केट में दिया हुआ है। मुझे तो नहीं दिखा कहाँ पर दिया भाई, क्योंकि जब से मैंने पैसे इन्वेस्ट किए, ठीक है, जैसा समस्या क्या रहा कि मैंने कोविड की जस्ट बाद पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है, इन्वेस्ट किया, बर्बाद होता गया, अच्छा खासा बर्बाद हुआ। तो मुझे तो नहीं दिखा शेयर मार्केट में सुधार कहां पर हुआ, लेकिन यहां पर बताया जा रहा है, इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट कह रहा है कि यहां पर हमने अन्य मित्र देशों के कंपैरिजन में अपने यहां पर एक शेयर मार्केट में एक अच्छा प्रदर्शन किया है, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखना। हम यूके, जर्मनी, चाइना, इन सब के कंपैरिजन में हमने अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहां पर एक ध्यान रख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आप लोग से यही बोल रहा था, देखो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बीच का जो अभिसरण है हम धीरे धीरे लगभग बराबर कर रहे हैं, जो कि अपने में एक अच्छी बात रहेगी। ठीक है, अब देखो सीपीआई डब्ल्यूपीआई सब लोग समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में ये टॉपिक आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं आप लोगों से होमवर्क पूछ ही दे रहा हूँ। अब मैंने पिछले क्लास आप लोगों से पूछा नहीं था, लेकिन मेरा मन था पूछने का। कोर इन्फ्लेशन वर्सेस हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये क्या होता है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन वर्सेस हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। उम्मीद करूंगा कि टॉपिक आप लोगों को तैयार होगा, याद होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने टॉपिक आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत ने, ठीक है, जो महंगाई को रोकने का जो लक्ष्य तय किया, जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का एक टारगेट तय किया हुआ है, उसकी कौन कौन से गवर्नमेंट एफर्ट्स कर रही है। तो मैंने कल बताया भी था कि हम क्या कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल पर जो उत्पाद शुल्क लगता है उसको हम कम कर रहे हैं। हम, आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो हम जो गेहूं का निर्यात है, जो वीट का एक्सपोर्ट होता है उसको हम रोक रहे हैं, और जो राइस का इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट होता है उस पर हम यहाँ पर शुल्क लगा रहे हैं, ताकि एक्सपोर्ट कम हो। इस वजह से फायदा क्या होगा कि भारत में इनकी दाम कम होंगे, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल पे आएगा। तो गवर्नमेंट को जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का लक्ष्य, गवर्नमेंट इसके संदर्भ में बहुत सारे यहाँ पर एफर्ट्स कर रही है। कल मैंने डिस्कस भी किया था। ठीक है, देखो अब इसलिए जो कपास का आयात है, जो कॉटन का इंपोर्ट होता है, उस पर जो सीमा शुल्क है वो 30 सितंबर 2022 तक माफ कर दिया गया है। हम इंपोर्ट को यहाँ पर कम कर दिए हैं। ठीक है, ये ऐसी बात है जो कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के यहाँ पर एफर्ट्स है, इसको आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो भाई, अब यहाँ पर जो पॉइंट आप लोगों को देखना है, ठीक है, ये सारे ग्राफ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जो ग्राफ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करूंगा। देखो, भारत में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक अवसंरचना क्षेत्र में सुधार किया है। ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ और अदर जो जितने भी सेक्टर है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत, हमने उसमें सुधार किया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये देखो, ये सारे ईयर्स दिए गए 2020-21 के कंपैरिजन में 2022-23 में हमने 7.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एजुकेशन क्षेत्र में किया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से हेल्थ में भी आप देखो हमने सुधार किया है। ठीक है, तो एजुकेशन और हेल्थ दोनों में पिछले वर्ष के कंपैरिजन में हमने सुधार किया है, जो कि एक जो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात होती है, ठीक है, जीवन गुणवत्ता की बात होती है, उसके लिए आवश्यक है। इसके साथ ही गवर्नमेंट बहुत सारे अन्य एफर्ट्स भी कर रही है, आप यहां पर देखोगे। ठीक है, जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए, ठीक है, लाइफ क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है, उसमें हमने वृद्धि किया है। अभी आपने आंकड़ा यहां पर देखा। ठीक है, हमने यहां पर क्या किया हुआ है, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसमें वृद्धि किया है। इसके अलावा आप देखोगे तो अभी मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था पीएम श्री स्कूलों का। हम 2023 से लेकर के 2027 तक के मध्य में 14,500 पीएम श्री स्कूल को स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान रखना भाई, प्रश्न पूछेगा। ठीक है, और यहां पर ये नंबर इंपॉर्टेंट है कि 14,500 है कि 15,500 है, एटलीस्ट यूपी पीसीएस में तो बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2023 से लेकर के 2027 के मध्य में हम 14,500 पीएम श्री स्कूलों का निर्माण करेंगे, जो कि अपने में एक बहुत अच्छा स्टेप है। अब यहाँ पर देखो क्या रहा कि आईआईटीज, आईआईएम और आईआईआईटी, ट्रिपल आईटी जिसको हम लोग कहते हैं, इनकी संख्याओं में वृद्धि किया गया। मैं आप लोगों को आंकड़ा दिखाता हूं यहाँ पर आप लोग आंकड़ा ध्यान रखना। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि आईआईटी की संख्या में 16 से लेकर के हम 23 पर पहुंच चुके हैं। जब हम लोग थे तो उस टाइम में 16 आईआईटीज थे, अभी 23 आईआईटी हो चुके हैं। यहाँ पर बता रहा है कह रहा है कि आईआईएम की संख्या में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है, 13 को बढ़ाकर के 20 कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाकर के 387 से 648 कर दिया गया है। ट्रिपल आईआईटी की संख्या बढ़ाकर के 9 से 25 कर दिया गया है। ऐसे यहाँ पर आंकड़ा दे रहा है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने चाहिए
उनमें यहाँ पर प्रयास कर रही है। हम 14,500 नए पीएमसी स्कूलों का निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि अपने में एक अच्छी बात है। ठीक है, टारगेट ध्यान रखना 2023 से लेकर के 2027 के मध्य में है। ठीक है, यहां पर प्रश्न में कर देगा 2030, और अब जो जो उसमें इसको सही मार के आ जाओगे। ध्यान रखना 27 है, 30 नहीं है। ठीक है, इसके अलावा देखो क्या रहा कि जो पीपल टू टीचर्स रेशियो है इन प्राइमरी स्कूल्स, उसमें भी हमने इंप्रूवमेंट किया है। पहले 34 बच्चों पर एक टीचर था, अभी 26 बच्चों पर एक टीचर है। ये आंकड़ा भी इस इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, हालांकि सारे आंकड़े मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। ठीक है, ये पीडीएफ आप लोग अपने पास सेव करके रखे रहना, मेंस में बहुत काम आएगा। देखो यहाँ पर एक गवर्नमेंट का यहाँ पर एफर्ट्स और है। गवर्नमेंट क्या कह रही है कि स्वास्थ्य गुणवत्ता के लिए, ठीक है, हेल्थ सेक्टर में हमने कौन कौन से नए स्कीम्स इधर लेकर के आए। ठीक है, आंकड़ा देखो यहां पर आपको क्या कह रहा है। 2017 में हमने नेशनल हेल्थ पॉलिसी लेकर के आया। 2018 में हमने आयुष्मान भारत स्कीम लेकर के आया। ठीक है, पोषण अभियान, एनीमिया मुक्त भारत। ठीक है, एनीमिया के एलिमिनेशन के लिए हमने एक एनीमिया मुक्त भारत नाम की एक स्कीम स्टार्ट की 2018 में। इसके बाद 2019-20 में हमने ई संजीवनी ओपीडी लेकर के आया। ठीक है, हमने निमोनिया को दूर करने के लिए प्रयास किया। इसके अलावा देखो 2021 में कोविड टीकाकरण, पूरे दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट टीकाकरण अभियान अपने भारत में हमने चलाया। ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हमने किया। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर गलती लिखा हुआ 2021 और फिर 2021 लिखा, 2021 में 2022 होगा। ठीक है, 2022 होगा। 2022 में हमने क्या रखा है कि 2025 तक टीबी को समाप्त करने के लिए हमने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान स्टार्ट किया है। और टेलीमानस, अब प्रश्न ये बन सकता है कि हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया टेलीमानस क्या है। टेलीमानस मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग प्रोग्राम है। रखना, मेंटल हेल्थ के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए गवर्नमेंट ने टेलीमानस एक कार्यक्रम स्टार्ट किया है। ठीक है, तो टेलीमानस कार्यक्रम क्या है, टीबी उन्मूलन का टारगेट हमारा क्या 2025 टारगेट है। ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहीं से बनेगा। जो प्रश्न बनेगा, प्रश्न यहीं से बनेगा। हमने देखो जो शहरी सेक्टर में, जो अर्बन सेक्टर में जो इंप्लॉयमेंट का रेशियो था, हमने वो पेंडेमिक पूर्व का जो कंडीशन था उसके स्तर तक लेवल पहुंच चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, कोविड के टाइम पर क्या हुआ, सारे यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हो गए, सर्विस सेक्टर्स बंद हो गया, तो इंप्लॉयमेंट खत्म हो गई। ठीक है, लोगों को जॉब से हटा दिया गया। अब उसके बाद फिर से पेंडेमिक समाप्त हुए, अच्छा खासा समय बीत चुका है, हमने यहां पर सुधार किया है, हमने इंप्लॉयमेंट क्रिएट किया है। अर्बन सेक्टर में इंप्लॉयमेंट का रेशियो लगभग महामारी पूर्व कंडीशन में पहुंच चुका है, इसकी बराबर बताई जा रही है। ठीक है, ये आंकड़ा आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा क्या रहा यहां पर देखो कि भाई जीवन की गुणवत्ता के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे अन्य प्रयास भी किए हुए हैं। ये पॉइंट मेंस के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, यहां पर बताया क्या गया, मैं आप लोग बता देता हूं। बताया ये गया कि गवर्नमेंट की जितनी स्कीम चलती है उसमें कितने कितने लाभार्थी यहां पर रहे। ठीक है, जैसे कि जो प्रधानमंत्री का 22 करोड़, ठीक है, पीएमजेआई मतलब जनधन योजना के अंतर्गत हमको लग रहा है 22 करोड़ लोग यहां पर शामिल है। ठीक है, आप इसी प्रकार से देखोगे सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत 2.9 करोड़ ग्रामीण घरों में इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराया है। आप देखो जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमने 11 करोड़ नल कनेक्शन लगवाए। तो ये टॉपिक मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीलिम्स के लिए आंकड़े आप लोगों को बिल्कुल याद नहीं करने, और कोई गलती से याद करने बैठ मत जाना। ठीक है, ये गलती मत करना, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। मेंस में आपको लिखना रहता है, मेंस में भी आप लोगों को एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं, एक ऑन एवरेज आंकड़ा लिखना रहता है कि हमने इस क्षेत्र में सुधार किया है। ठीक है, गवर्नमेंट के सारे स्कीम का यहाँ पर कलेक्शन दिया जो कि मेंस के लिए ये पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग डिस्कस करते हैं अर्बन इंप्लॉयमेंट। क्या बताया गया कि अर्बन इंप्लॉयमेंट हमने क्या किया है कि नियरिंग प्री पेंडेमिक लेवल हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, जो पेंडेमिक के पहले का जो हमारा स्तर था, हम लगभग उस स्तर पर पहुंच चुके हैं अभी इंप्लॉयमेंट के मामले में शहरी क्षेत्र में। ठीक है, इसकी बात यहाँ पर कह रहा है, आप आंकड़ा भी दे सकते हो कि मानो अगर आप 2019 को मानते हो यहाँ पर आंकड़ा। ठीक है, और अभी हम यहाँ पर फिर से लगभग पहुंच चुके हैं, जो कि अपने में एक अच्छी बात है। ठीक है, तो हमने कोविड के पहले की कंडीशन को फिर से अपने यहाँ पर अचीव कर लिया है। अब देखो अच्छा, ये एक पॉइंट ध्यान रख सकते हो आप लोग, क्योंकि बहुत बड़ा रिफॉर्म यहाँ पर किया गया है। रिफॉर्म दरअसल एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे पास मिला हुआ है कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में, ठीक है, जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स था महिलाओं का, उसमें करीब 88 लाख महिलाएं शामिल थी, जो कि अब बढ़ करके 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये कि महिलाओं की सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप में जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है वो 1 करोड़ से ज्यादा हो चुका है, जो कि अपने में एक अच्छी बात है। ठीक है, एक अचीवमेंट है। तो प्रश्न यहां पर बन सकता है कि 1 करोड़ का आंकड़ा हमने पार किया या नहीं किया है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग।
इसके अलावा ठीक है गवर्नमेंट के यहाँ पे कुछ स्कीम्स के बारे में और दिया गया है, जैसे कि भाई कोविन पोर्टल क्या है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उमंग ऐप क्या है, इस पर तो मुझे लगता है प्रश्न आया भी हुआ है, पिछले साल ही प्रश्न आया था एग्जाम के अंतर्गत कि उमंग पोर्टल क्या है, ठीक है। तो उमंग पोर्टल यहाँ पर आप लोग दे सकते हो, ईएम श्रम पोर्टल दे सकते हो, जल जीवन मिशन दे सकते हो। ये जो गवर्नमेंट के यहाँ पर स्कीम्स दी गई है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि है क्या, ठीक है। आंकड़े नहीं याद करने हैं, आंकड़े बिल्कुल नहीं याद करने कि हमने आंकड़ा कितना यहाँ पर अचीव किया। जैसे यहाँ पर एक आंकड़ा दिया हुआ है कि हमने 134 आधार नंबर दिया लोगों को, 134 करोड़ आधार नंबर दिया है, अपने में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, ठीक है। लेकिन ये आप लोग को याद नहीं करना, ठीक है, यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा। बात समझना, आप लोग शर्लक होम्स नहीं, शर्लक होम्स का आपने सीरीज देखा होगा मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो शर्लक होम्स सारे आंकड़े याद कर लेता है, ठीक है, एक नॉवेल का एक कैरेक्टर है वो सारे आंकड़े याद कर लेता है, आप वो व्यक्ति नहीं हो, ठीक है। तो आप अगर वो व्यक्ति नहीं हो तो जो आंकड़े में आप लोगों से कह रहा हूं याद करने का, बस उस पर ही फोकस करना, बाकी चीजों को देखते चलो साथ साथ पैरेलली। अब देखो यहां पर जो इन्वायरमेंट के सेक्टर में गवर्नमेंट के एफर्ट है उसकी बात यहां पर बताई जा रही है। कह रहा है कि मैंग्रोव के क्षेत्र में हमने सुधार किया है, अच्छी बात है। अगर आप ध्यान दोगे तो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 की जो रिपोर्ट है, जो कि एक द्विवार्षिक रिपोर्ट होती है, वो रिपोर्ट भी बात कहती है कि हमने इधर क्या किया है, हमने 4,992 स्क्वायर किलोमीटर में हमने शायद, ठीक है, मैंग्रोव क्षेत्र भारत में अभी प्रेजेंट टाइम में है, जो कि अपने में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमने मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि किया है, ये एक आंकड़ा आपको ध्यान रखना, ये तो प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा जो भारत का नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस है, ठीक है, उसमें भी हमने सुधार किया, हमने अपने टारगेट को अचीव किया। तो उसकी बात बता रहे हैं, यहाँ पर कह रहा है कि 2005 के स्तर से 2030 तक हमको अपने जो सकल घरेलू उत्पादन, जो जीडीपी का एमिशन तीव्रता है, उसको 45% कम करने का हमने लक्ष्य रखा हुआ है, और ये बात यहां पर हमने लेवल में अचीव कर लिया है, ठीक है। और देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि गैर जीवाश्म ईंधन से, ठीक है, नॉन फॉसिल फ्यूल जो होते हैं, उनसे जो हमारा एनर्जी का टोटल कलेक्शन है, ठीक है, उसमें हमको अपनी मात्रा वृद्धि करना है, हमको 50% ज्यादा का लक्ष्य प्राप्त करना है, जिसमें हमने शायद 40% का टारगेट यहाँ पर लेवल अचीव कर लिया। अभी मैं आप लोगों को आंकड़ा दिखाऊंगा, ठीक है। ये नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो भारत का है, ये आप लोगों को 2-3 पॉइंट ध्यान रखना है। क्या टारगेट है हमारा भाई, पहला टारगेट है कि 2030 तक, ठीक है, 2030 तक हमको जीडीपी के एमिशन लेवल का 45% कम करना है, एक बात ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। फिर हमारा सेकंड टारगेट है कि हमको जो नॉन जीवाश्म ईंधन से, ठीक है, जो टोटल हमारे पास इलेक्ट्रिफिकेशन की क्षमता है, उससे 50% का आंकड़ा क्रॉस करें 2030 तक, ठीक है। एक बात यहाँ पर ये कह रहा है, लाइफ नाम का आपने एक प्रोग्राम देखा होगा, जिसको हमने UNFCCC के अंतर्गत COP26 में जो ग्लासगो में सम्मेलन हुआ था वहां पर अपनाया था, लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट एक प्रयास है UNFCCC के अंतर्गत, ठीक है, उसमें भी हम प्रयास कर रहे हैं। COP26 में इसको अपनाया गया था, ग्लासगो में जो हुआ था, ठीक है। ये सारी बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। इसके अलावा गवर्नमेंट ने RBI के यहाँ पर एक बहुत अच्छी एफर्ट और रही है, और इससे तो प्रश्न बन सकता है, भारत का पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क यहाँ पर जारी किया गया है। जारी किसने किया, RBI ने। RBI ने रिसेंट में भारत का पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क 2022 में जारी किया नवंबर में, और इसके तहत RBI ने 4,000 करोड़ रुपए के 2 सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड यहां पर जारी किए, 2 हिस्सों में, ठीक है। तो 4,000 करोड़ रुपए की कुल कीमत के 2 अलग अलग ग्रीन बॉन्ड भारत ने अपने यहाँ पर RBI के द्वारा जारी किया है, जो कि अपने में एक अच्छी बात है, ठीक है। क्लाइमेट के चेंज संदर्भ में जो हम यहाँ पर एफर्ट्स कर रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, मैं कह सकता हूं, फिर बहुत बड़ा पहल है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। भारत का पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क है, जिसके अंतर्गत RBI ने 4,000 करोड़ रुपए का सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड यहां पर जारी किया है, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट की एक बहुत ही फेमस और बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना, इसका नाम है राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, आई होप कि आपको पता होगा। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है कि हम इलेक्ट्रोलिसिस करके, ठीक है, वाटर का हम इलेक्ट्रोलिसिस करके, जिस इलेक्ट्रोलिसिस में हम जिस चीज का प्रयोग करते हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स, जैसे कि सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी का प्रयोग कर रहे हो, तो उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण बेहद कम हो रहा है, तो ग्रीन हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पर प्रयोग करने के लिए हम बहुत सारा पर एफर्ट्स करें गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और वो एफर्ट एक बेहद इंपॉर्टेंट एफर्ट है, ठीक है, इसको भी यहाँ पर आप लोग ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा ये ग्राफ आंकड़ा आप लोग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट आएगा, ठीक है। यही वो आंकड़ा जो मैं आप लोग से कह रहा था, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से जो हमारे बिजली में अभी टोटल स्थापित बिजली क्षमता हमारे पास है, ठीक है, उस स्थापित बिजली क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ रहा है। कैसे, देखो 2014-15 में, ठीक है, थर्मल एनर्जी से हम 71% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे, अभी आप देखो इसको हमने 58% पर लेकर के आया है, ठीक है। ये अपने में एक अचीवमेंट्स है।
ठीक है, ये अपने में एक अचीवमेंट है, सबसे अच्छी बात। इसका मतलब ये है कि अगर 58% हम थर्मल एनर्जी से प्रोड्यूस करते तो इसके अलावा जितना बच रहा है, ठीक है, कितना बचा, करीब 42%, ठीक है। तो 42% जो है हम वो रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग करके कर रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखो तो रिन्यूएबल एनर्जी 29% है, लार्ज हाइड्रो पावर प्रोडक्शन जो है वो 11% और न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन जो है उससे हम 2% का यहाँ पर टोटल स्थापित बिजली क्षमता में इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो हमने गैर जीवाश्म ईंधनों का जो रेशियो है इलेक्ट्रिसिटी के टोटल क्षमता में, कैपेसिटी में, उसमें कमी किया है। 2014-15 में जहां पर वो रेशियो आपका 71% के राउंड में था, उसको हमने कम करके 58% पर लाया है। जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी का जो सोर्स था वो 12% था, उसको हमने बढ़ा करके 29% किया हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट आप लोग ध्यान में रखना, ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, ठीक है, कि हमने जीवाश्म ईंधनों या फिर गैर जीवाश्म ईंधनों के स्रोतों में कितना परिवर्तन यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। तो बस एक पॉइंट ध्यान रखना कि थर्मल सोर्स जो हमारे पास 71% था और 14-15 में, उसको हमने कम करके 58% पर यहाँ पर लेकर के आया हुआ है, ठीक है। ये आंकड़ा आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद देखो कह रहा है, अच्छा ये एक बेहद इंपॉर्टेंट स्कीम है, ठीक है। हालांकि मुझे लगता है इस पर कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले भी, ठीक है, कि जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान का राष्ट्रीय मिशन, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर द क्लाइमेट चेंज करके गवर्नमेंट का जो प्रयास है, इस प्रयास में 8 सब मिशन, सब उप स्कीम जो होती है उनको यहाँ पर स्टार्ट किया गया, उन्हीं का यहाँ पर एक कलेक्शन दिया गया, उनका यहाँ पर एक योगदान के बारे में डिस्कस किया गया। एटलीस्ट आप लोग सारे 8 नाम ध्यान में रखना, ठीक है। एक बार मैं नाम आप लोगों को बता देता हूं, ध्यान से देखो। राष्ट्रीय सौर मिशन, ठीक है, नेशनल सोलर मिशन, सस्टेनेबल हैबिटेट फॉर द नेशनल मिशन, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर द सस्टेनेबल हैबिटेट की बात कर रहा है, ठीक है। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में, ठीक है, हिमालयन इकोसिस्टम के लिए एक नेशनल मिशन की बात की जा रही है यहाँ पर। नेशनल जल मिशन की बात कर रहा है, ठीक है। स्थायी कृषि के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय मिशन, परमानेंट एग्रीकल्चर के लिए राष्ट्रीय मिशन की बात कर रहा है। ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन और जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर द क्लाइमेट चेंज और बड़ी ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन। और ये जो 8 सब स्कीम है, ठीक है, ये भारत का नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो है उसी का एक पार्ट है, ठीक है। तो इस जो 8 गवर्नमेंट के फेमस स्कीम से, इनको आप लोग यहां पर ध्यान में रखना, ठीक है। कई बार एग्जाम में प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम भारत की 8 सामरिक मिशन के अंतर्गत शामिल है या फिर नहीं शामिल है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये 8 आप लोग की यहां पर है। एक बार फिर से देख लो, सोलर एनर्जी के लिए, सस्टेनेबल हैबिटेट के लिए, हिमालय के लिए, जल के लिए, स्थायी कृषि के लिए, ग्रीन इंडिया के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए और बड़ी ऊर्जा दक्षता के लिए, ठीक है, एनर्जी कैपेसिटी के लिए। तो ये 8 मिशन है, आप लोग को इनका नाम ध्यान होने चाहिए। इसके अलावा हमने जो नेट एमिशंस है हमारा, उसको जीरो करने का भी प्लेज करने के एक कंपटीशन पूरे विश्व भर में चल रहा है, ठीक है। सारे देश कह रहे हैं कि मैं नेट जीरो कर लूंगा, मैं नेट जीरो कर लूंगा, करेंगे पता नहीं कौन, मुझे नहीं पता, लेकिन यहां पर एक आंकड़ा आप लोगों को बताया जा रहा है। आंकड़ा ध्यान रखना आप लोग, प्रश्न बन सकता है यहां से कि नेट जीरो एमिशन का जो टारगेट है वो किस देश ने कब तक यहां पर तय किया हुआ है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको याद हो तो भारत ने, जब मोदी जी हमारे गए हुए थे, ठीक है, उन्होंने 2070 का लक्ष्य देकर के आया कि हम 2070 तक क्या करेंगे। और ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है, मैं तो कम नहीं कहूंगा, अपने में एक बहुत बड़ी बात है कि डेवलपिंग कंट्रीज के तौर पर हमने 2070 में नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य यहां पर तय किया हुआ है। अब बाकी देश दे सकते हो, जैसे कि हमारा जो पड़ोसी राष्ट्र है चाइना, उसने 2060 का यहाँ पर लक्ष्य तय किया हुआ है, ठीक है। चाइना का लक्ष्य 2060 का है। बाकी कुछ कंट्री जो यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, मैं आप लोग यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। यूरोप 2050 कहता है आप लोग का, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम 2050 कहता है, यूएसए 2050 कहता है आप लोगों का, ठीक है। ये आप लोगों का ब्राजील होगा 2050 कहता है, अर्जेंटीना 2050 कहता है। इसके अलावा देखो यहाँ पर, ये आप लोगों का कौन सी कंट्री है, साउथ अफ्रीका भी 2050 कहती है। तो ये सारे कंट्री 2050 कह रहे हैं। भारत 2070 का लक्ष्य तय किया हुआ है, चाइना ने 2060 का लक्ष्य तय किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप आंकड़े को थोड़ा सा और एक नए फॉर्मूले में देखो तो यहाँ पर एक आंकड़ा आप लोगों को और दिया जा रहा है। क्या कह रहा है कि देखो, अगर मैं जर्मनी की बात करूं, जर्मनी सबसे यूनिक है, उसने अपना टारगेट तय किया 2045 का कि हम 2045 तक नेट जीरो प्लस को प्राप्त कर लेंगे। नेट जीरो एमिशन जो हमारा है उस टारगेट को हम अचीव कर लेंगे। ये जर्मनी का 2045 का लक्ष्य है, सबसे पहला लक्ष्य इसी का है अभी। इसके बाद 2050 तक का जो टारगेट है वो कई सारे देश यहाँ पर शामिल है, ठीक है। जैसे कि आप देखो, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, ईयू, ठीक है, यूरोपियन यूनियन पूरा आप लोग का हो गया, फ्रांस, इटली, जापान, साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यूके, यूएसए, ये सारे आपके 2050 तक का टारगेट तय किए हुए। जर्मनी इकलौता जिसने 2045 का टारगेट तय किया है। 2053 का टारगेट है तुर्की का, ठीक है। 2060 के टारगेट में आपका एक चाइना, बेहद इंपॉर्टेंट कंट्रीज का नाम आप लोग ध्यान में रखना, चाइना, सऊदी अरेबिया और इंडोनेशिया और रशिया भी हमारा शामिल है। इन सबने 2060 का टारगेट तय किया है और भारत
अपना एक विशाल टारगेट है। 2070 का हमने टारगेट तय किया, 2070 तक हम क्या करेंगे, नेट जीरो एमिशन को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज नेट जीरो एमिशन सेंटर में जो प्रश्न बन सकता है, प्रश्न यही बन सकता है। प्रश्न क्या बनेगा भाई कि भारत का नेट जीरो एमिशन का टारगेट क्या है, 2070 है। ठीक है, चाइना क्या है, 2060 है। अमेरिका क्या है, 2050 है। प्रमुख देश के आपने देख लिया, सबसे एक यूनिक देख सकते हो आप लोग, जर्मनी का 2045 है। इंपॉर्टेंट आप लोग टाइम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, प्रश्न जो बनेंगे वो इसी डायमेंशन से बनेंगे, अगर यहाँ से प्रश्न बनता है तो। ये टारगेट दिया गया आप लोग का एमिशन गैप रिपोर्ट 2022 यूनेप के अंतर्गत इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे में भी ये बात बताई गई है, तो इकोनॉमिक सर्वे और ये भी अगर आप आंकड़े देखोगे तो सारे आंकड़े आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाते हैं। इसके बाद ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या रहा है कि अगर मैं एग्रीकल्चर और फूड मैनेजमेंट सेक्टर की बात करूं, हमने यहां पर भी सुधार करने का प्रयास किया है। हम अब सिर्फ फूड सिक्योरिटी की बात नहीं करते, हम सिर्फ खाद्य सुरक्षा की बात नहीं कर रहे यहाँ पर, हम न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, हम पोषण सुरक्षा की भी बात कर रहे हैं। तो पोषण सुरक्षा के संदर्भ में भारत प्रयास कर रही है। प्रयास कैसे कर रही है भाई, तो आप देखो हमने क्या किया, कृषि क्षेत्र में पिछले 6 वर्षों में अगर मैं आपको एवरेज बताऊं तो 4.5% का यहाँ पर प्रोग्रेस किया है। ठीक है, 4.5% का प्रोग्रेस हमने पिछले 6 वर्षों में किया है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंतर्गत। इसकी बात यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, आपने देखा था कि पेंडेमिक के टाइम में एग्रीकल्चर ही एकमात्र ऐसा सेक्टर था जो कि सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट कर रहा था, बाकी सब डिक्लाइन कर रहे थे, एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा बहुत अपना एवरेज लेकर आगे बढ़ रहा था। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का फायदा यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से एफर्ट किए, जैसे कि गवर्नमेंट ने एफर्ट ये क्या है कि जितने भी अनिवार्य फसलें उनके लिए एमएसपी जो रहेगा वो टोटल लागत का 1.5 टाइम कर दिया गया है। ठीक है, एक तो पॉइंट आप इसको देख सकते हो यहाँ पर, एक आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात कह रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो संस्थागत ऋण है, ठीक है, संस्थागत ऋण है, उस ऋण में भी इंस्टीट्यूशनल लोन में भी यहाँ पर वृद्धि हो रही है। ठीक है, एग्रीकल्चर क्रेडिट में ना एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमको साहूकारों से लोन लेना पड़ता था। अभी आप देखो तो यहाँ पर जो आंकड़ा दे रहा है, ये आंकड़ा कह रहा है कि नहीं भाई, अब एग्रीकल्चर क्रेडिट में आपकी ऑर्गेनाइज सेक्टर यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल सेक्टर यहाँ पर शामिल हो रहे हैं और लोन की मात्रा बढ़ रही है। ठीक है, आप देखो ऑन एवरेज तौर पर यहाँ पर क्या हो रहा है, लोन की मात्रा बढ़ रही है, जो कि अपने में एक अच्छी बात है, अपने में एक अचीवमेंट है। ठीक है, इसके अलावा भारत में जो फूड प्रोडक्शन है उसमें भी हमने वृद्धि किया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो तो 17-18 में, ठीक है, 285 मिलियन टन से लेकर के 2021-22 में 315 मिलियन टन पर हम पहुंचे। और अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर तो 2017-18 के बाद से लगातार हमने वृद्धि किया, हमने कभी भी कमी नहीं किया। तो अगर स्टेटमेंट ये आता है कि पिछले 4 वर्षों में, 5 वर्षों में या 6 वर्षों में हमने लगातार फूड प्रोडक्शन में वृद्धि किया है, निरंतर, ये टर्म ध्यान रखना, ये टर्म मैं आप लोग को इसलिए कह रहा हूं कि एग्जाम में टर्म पर ही प्रश्न आएगा कि क्या हमने फूड प्रोडक्शन में निरंतर वृद्धि किया है। तो आप में से कुछ लोग सोचोगे, क्या सोचोगे भाई कि हो सकता है कि कोविड के टाइम में प्रोडक्शन डाउन हुआ, लेकिन ध्यान देना एग्रीकल्चर सेक्टर में डाउन नहीं हुआ था। यहां पर हमने तब भी प्रोडक्शन बढ़ाया था अपना और हम लगातार बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो खाद्यान्न उत्पादन में अगर फूड ग्रेन प्रोडक्शन की आप बात करते हो तो आप यहां पर देखो, यहां पर भी वही आंकड़ा कह रहा है कि 2018-19 से लगातार, 2018-19 का 2017-18 भी ले सकते हो यहाँ पर, तो 17-18 से लगातार हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने अपने फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में वृद्धि किया, लगातार वृद्धि किया है, निरंतर वृद्धि किया है। और ये निरंतर टर्म बेहद इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। जो प्रश्न बनेगा वो प्रश्न निरंतर टर्म बना करके देगा। और अगर आप ये सोचोगे कि कोविड के टाइम पे हो सकता हो कि फूड ग्रेन का प्रोडक्शन डाउन हुआ होगा, तो डाउन बिल्कुल नहीं हुआ है, हम लगातार यहाँ पर वृद्धि कर रहे हैं और ये आंकड़ा हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 315 मिलियन टन 2021-22 में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन भारत के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखना। इसके बाद अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और कह रहा है, क्या कह रहा है भाई कि एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट ने कौन कौन से एफर्ट्स है। तो सेम पॉइंट ये आप लोग के लिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्किप कर सकते हो। हाँ, गवर्नमेंट की जो स्कीम यहाँ पर दी जा रही है वो स्कीम इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एग्रीकल्चर अवसंरचना कोष। ठीक है, आपका यहाँ पर एक पॉइंट बन सकता है, पीएम किसान मिशन क्या है। ठीक है, पीएम फसल बीमा योजना। ठीक है, बागवानी के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए जो गवर्नमेंट का एकीकृत मिशन है वो मिशन क्या है। ये सारे मिशन आप लोग देख लेना, नेम क्या होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, ये सारे पॉइंट है, ये सारे स्टैटिक की पॉइंट है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं करता रखना। हम चूंकि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं, मैं आपको स्कीम अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, स्कीम हम लोग योजना के अंतर्गत देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट रिसेंट की नई स्कीम्स होगी उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर हम ऐसे एक एक पॉइंट देखते चले जाएं तो बहुत लंबी क्लास बन जाएगी। ठीक है, तो लंबी क्लास हम लोग को नहीं डिस्कस करना, हम लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक देते हैं, वो मैं आप लोग को इकोनॉमिक सर्वे में बता रहा हूं। अब ध्यान देना भाई, यहाँ पर एक मिलेट का एक भारत का मैप दिया गया है। इस मैप का मुझे कोई उपयोगिता तो लग नहीं रही है, ठीक है, कि याद कैसे करना आप लोगों को प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोगों को बस यहाँ पर ध्यान नहीं रखना कि मिलेट का जो इंटरनेशनल ईयर है वो क्या है। आप लोगों को पता ही होगा भाई, आप लोग महान हो,
आप लोग चैट जीपीटी को बीट करने की तैयारी करो। ध्यान रखना, चैट जीपीटी फेल हो गया था और आप लोगों को चैट जीपीटी से आगे निकलना है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोग आगे निकलना, आप लोग को एक कंप्यूटर से आगे निकलना है। तो आप लोगों को पता होगा, आप लोग बहुत स्मार्ट हो, मुझे पता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान में होगा। इसके अलावा अगर हम आप लोगों को कुछ एक बेसिक पॉइंट्स और बताएं तो देखो, जो एमएसएमई का रेशियो है जीएसटी में, ठीक है, एमएसएमई जो एमएसएमई सेक्टर है आप लोगों का, उसका जीएसटी में जो रेशियो है उसमें भी वृद्धि हुआ है। 2020 की तुलना में 2022 में एमएसएमई ने जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि किया है, अपने में एक अच्छी बात है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर, तो हमने क्या किया, हमने जो दुपहिया वाहन है, जो कमर्शियल व्हीकल्स है, जो आप लोगों के ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है, इन सबके बिक्री में, ठीक है, जो इनकी सेलिंग भारत में हो रही है उसमें वृद्धि किया है, जो कि मार्केट के लिए अच्छी बात है। हालांकि ये टॉपिक आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहां पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, मैं आपको बताता हूं। देखो, जो फार्मा सेक्टर है भारत के अंतर्गत, ठीक है, फार्मा सेक्टर में एफडीआई फ्लो में वृद्धि हुआ है। हमने 4 गुना यहाँ पे प्रोग्रेस किया है 2019 के कंपेरिजन में, अपने में एक अच्छी बात है। अच्छा, अगर आप लोगों को पता होगा तो फार्मा सेक्टर में, हालांकि मैंने प्री टाइम में बताया भी था आप लोगों को, फार्मा सेक्टर में जो एफडीआई की अनुमति भारत में दी गई है, ठीक है। अगर आपको पता हो तो ग्रीन फील्ड में हमने 100% ऑटोमेटिक रूट से अनुमति यहाँ पर दिया हुआ है, जबकि अगर ब्राउन फील्ड इंडस्ट्री कोई है तो उस ब्राउन फील्ड में हमने 74%, 74% ऑटोमेटिक रूट से अनुमति दिया हुआ है। बाकी जो 26% का है, ये भी आपको अनुमति है, लेकिन इसके लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 74% ऑटोमेटिक है ब्राउन फील्ड में, ग्रीन फील्ड में 100% ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई की अनुमति फार्मा सेक्टर के अंतर्गत दिया गया है। ये सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यान में रखना। हमने 4 गुना यहाँ पे वृद्धि किया फार्मा सेक्टर के अंतर्गत। पता है आपको, भारत जो है फार्मा सेक्टर में पूरे विश्व में एक अच्छे खासा रैंकिंग पर रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स अच्छे, हमारे पास दवाइयों का निर्माण अच्छा होता है। ये अपने में एक अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो, भारत पूरे विश्व स्तर में, ठीक है, भारत पूरे विश्व स्तर पर, अब नोट कर लेना, मैं आप लोगों का आंकड़ा बता रहा हूं, ठीक है, यहां पर नहीं दिया गया। भारत पूरे विश्व में सेकंड नंबर पर, सेकंड पोजीशन पर है, किसमें, मोबाइल एक्सपोर्ट करने में, ठीक है। हम मोबाइल एक्सपोर्ट नहीं, मोबाइल मैन्युफैक्चर करने में, ठीक है, मैं एक्सपोर्ट नहीं बोलूंगा, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम जो है वो पूरे विश्व में सेकंड नंबर पर है। ये आंकड़ा भी इकोनॉमिक सर्वे देता है, यहां पर नहीं दिया गया है, मैंने एक जगह देखा था, ठीक है। तो ये बता, आप लोग यहाँ पर बता रहा हूं, नोट कर लेना, प्रश्न यहां से बन सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा गवर्नमेंट बहुत सारे अन्य प्रयास कर रही है। पीएलआई स्कीम में आप देखोगे तो पीएलआई स्कीम्स में 14 योजनाएं अभी इस समय तक शामिल थी, जिसने करीब 3 लाख का एम्प्लॉयमेंट सृजन किया हुआ है, अपने में एक अच्छी बात है, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा जो अगर आपको कुछ पॉइंट यहाँ पर देखना है इस इकोनॉमिक सर्वे से, वो ये देखना है आप लोगों को, ठीक है, कि जो सर्विस सेक्टर हमारा है उसने 9.1% का प्रोग्रेस करने का हमने एक स्ट्रक्चर जारी किया है, जो कि अपने में एक अच्छी बात है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था ये पॉइंट। इसके अलावा देखो 2-3 बातें और समझना है यहाँ पर, 2-3 बातें आप लोगों को यहाँ पर ये समझनी है कि इस पूरे सेक्टर से अब जो प्रश्न बन सकता है वो प्रश्न ये बन सकता है कि हमने कोविड के बाद से सुधार कितना किया। जैसे देखो, होटल सेक्टर में हमने सुधार किया, आप देखो तो हमने एक 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट डीबीयू की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा था, ठीक है, डीबीयू 75 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित करेंगे। अच्छा, प्रश्न क्या बन सकता है, ध्यान रखना, प्रीलिम्स से प्रश्न बन सकता है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट वर्सेस ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम जो होते हैं, जिसका आप लोग प्रयोग करते होंगे बैंक शाखाओं में जाकर के, उसमें और डिजिटल बैंकिंग यूनिट में अंतर क्या है। अब इकोनॉमिक सर्वे का टॉपिक नहीं है, मैं आप लोगों को प्रश्न बता रहा हूं। अगर आपको डिजिटल बैंकिंग यूनिट पता नहीं होगा, ये कौन सी नहीं पहले गवर्नमेंट की, भाई गूगल सर्च करके इस टॉपिक को पढ़ लेना, प्रश्न बन सकता है यहाँ से, ठीक है। हम लोग इकोनॉमिक सर्वे में आंकड़े देख रहे हैं, ठीक है, तो स्टैटिक पोर्शन आप लोग तैयार करते रहो अलग अलग से, जो मैं आप लोग को नए पॉइंट बता रहा हूँ कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट कौन सी स्कीम है, एक बार आप देखना। ये इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, भारत के 75 शहरों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट की स्थापना कर रहे हैं। ये पारंपरिक बैंकों से अलग है, क्योंकि यहाँ पर आप 24/7 में बता ही दे रहा हूँ, 24/7 पैसा जमा कर सकते हो, निकाल सकते हो। डिजिटल बैंकिंग सिस्टम है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे नहीं होंगे, डिजिटल मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। हम 75 शहरों में ऐसा कार्यक्रम स्टार्ट कर रहे हैं, ये एक गवर्नमेंट की स्कीम थी यहाँ पर। तो भारत को हम डिजिटल मार्केट में कन्वर्ट करने का जो प्रयास है हमारा, उसका ये एक पार्ट है, ठीक है। अब देखो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सर्वे का जो मुझे पॉइंट लगता है, वो पॉइंट आप लोग का यहाँ पर ये लगता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को टॉपिक पहले ही बताया हुआ था कि इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। जैसे देखो, भारत ने, ठीक है, भारत ने हाल ही में किन किन देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, ये एक पॉइंट बन सकता है, ठीक है। भारत ने कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है,
ये इसमें कंफ्यूज मत होना, भारत की बहुत सारे देशों के साथ पहले से है, लेकिन रिसेंट में किसके किसके साथ हुआ है इस पर एक प्रश्न बन सकता है। तो देखो भारत और यूएई इसका एक रिसेंट का किया गया है, भारत और ऑस्ट्रेलिया इसका एक रिसेंट का किया गया, ठीक है। तो भारत ने हाल ही में यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किया हुआ है, ठीक है। ये एक अपने में एक अच्छी बात है, ठीक है। इसके अलावा देखो भारत जो है पूरे विश्व में 7वें नंबर पर सर्विस एक्सपोर्टर है, ठीक है। हम सेवा निर्यातक के तौर पर 7वें नंबर पर है। हमारे इंजीनियर्स, हमारे डॉक्टर जो है पूरे विश्व में आकर के सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है। 7वां सबसे बड़ा सर्विस निर्यातक भारत यहां पर विद्यमान है, ठीक है। इस पॉइंट को यहां पर आप लोग देख सकते हो। और देखो ये एक पॉइंट ध्यान रखना, यहां से भी प्रश्न बनता है, ये पता होगा आप लोगों को। टॉप रेमिटेंस रिसिपिएंट में, ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक का एक एस्टिमेशन है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि विश्व भर में, ठीक है, हम धन प्रेषण जो प्राप्त करते हैं, जो रेमिटेंस प्राप्त करते हैं, उसमें पूरे विश्व में नंबर 1 पर है। और नंबर 1 पर ऐसा नहीं है कि हम किसी से कंपीट कर रहे हैं, ध्यान रखना। इंडिया जो है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, 100 यूएस बिलियन डॉलर जो है हमने रेमिटेंस के तौर पर भारत में प्राप्त किया था, ठीक है। जो विदेश में रहने वाले भारतीय हैं, जो वहां पे कार्य करते हैं, जो पैसा भारत में भेजते हैं, उसको हम रेमिटेंस कहते हैं। भारत ने 100 बिलियन यूएस डॉलर भारत में रेमिटेंस प्राप्त किया था। अगर आप सेकंड नंबर पर देखोगे तो जो कि मैक्सिको है, उसका 60 बिलियन यूएस डॉलर है, ठीक है। थर्ड नंबर पर चाइना 51। तो चाइना के कंपेरिजन में डबल, ठीक है। हम सीधे 100% ग्रोथ के साथ हम रेमिटेंस कलेक्ट कर रहे हैं भारत के अंतर्गत। ये भारत में अपने में एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो भारत का डायस्पोरा होता है ना, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आंकड़ा भी वही कह रहा है, कह रहा है कि सिर्फ प्रेषण प्राप्तकर्ता के तौर पर, ठीक है, टॉप रेमिटेंस रेसिपिएंट के तौर पर 2022 में भारत ने 100 बिलियन अमेरिकन डॉलर का जो आंकड़ा था उसको क्रॉस कर लिया है। सेकंड नंबर पर मैक्सिको है, थर्ड नंबर पर चाइना है। इन ये जो दोनों है भारत से करीब आधे से भी कम है, आधे के अराउंड पर लेवल हो गया, ठीक है। चाइना 51 बिलियन डॉलर कलेक्ट कर रहा है, हम 100 बिलियन डॉलर कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आगे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना, प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि भारत जो है टॉप रेमिटेंस के तौर पर है। ये वर्ल्ड बैंक का भी आंकड़ा, इकोनॉमिक सर्वे भी इसी बात को रिपीट करता है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर आप दे सकते हो। इसके बाद देखो भाई कह रहा है कि अगर हम आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का एक आंकड़ा दें, ठीक है, कि भारत के पास कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तो मैंने आप लोगों को बताया भी था शुरुआत में, ठीक है, जब मैं आप लोगों को बता रहा था कि भारत के पास करीब 9 महीनों के इंपोर्ट करने के लिए इतना हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है, जो कि पिछले वर्ष के कंपेरिजन में कम है, ठीक है। ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान में रखना। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा जो आप लोग को यहाँ पर पॉइंट ध्यान रखना है, देखो यहाँ पर वही बात है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का एक आंकड़ा फिर से है, ठीक है। 2022-23 में 563 बिलियन यूएस डॉलर हमारे पास इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, जो कि करीब 9.3 मंथ के भारत के टोटल इंपोर्ट के बराबर है। अगर हम पिछले वर्ष से कंपैरिजन करें तो उससे हमने यहाँ पर कमी देखने को मिला। मुझे इकोनॉमिक सर्वे में सिर्फ एक यही पॉइंट लगता है जहां पर भारत का परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब रहा है, तो इसको आप लोग याद करके रखे रहना, ठीक है। हमने 2021-22 के कंपेरिजन में यहाँ पर कमी हुआ है। 21-22 में हमारे पास 13 मंथ के इंपोर्ट के बराबर क्या था, यहाँ पर हमारे पास टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने पास रखा हुआ था, ठीक है, जिसमें अभी कमी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखना। इसके बावजूद अगर मैं आपको बताऊं तो पूरा भारत जो है वो पूरे विश्व में 6ठे नंबर पर, 6th प्लेस में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने पास रखता है, ठीक है। 6ठे नंबर पर हमारे पूरे भारत में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विद्यमान है। इस पॉइंट को यहां पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चलो भाई अब देखो इसके अलावा जो आप लोगों को यहाँ पर एक पॉइंट देखना चाहिए, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये एक यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक स्कीम बताया गया है, राष्ट्रीय रसद नीति, ठीक है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की बात कर रहा है। तो लॉजिस्टिक होता क्या है, ठीक है, रसद क्या होती है, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत बेसिक तौर पर समझाता हूँ। राष्ट्रीय रसद नीति या फिर नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का मतलब ये होता है कि हम जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है ना, उसको कम करने का प्रयास करें। अगर मैं आपको भी आंकड़ा दूं तो भारत अपने जीडीपी का अराउंड 16% हम परिवहन पर, लॉजिस्टिक पर खर्चा करते हैं, ठीक है। जो ग्लोबल बेंचमार्क है जो कि 8% के राउंड पर है, हमको इस तक पहुंचना है। तो ये जो नई पॉलिसी कहती है कि 2030 तक भारत में जो रसद की लागत है उसको हम ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर कर लेंगे, जो कि 8% के राउंड पर है। और प्रेजेंट टाइम हमारे 16% यहाँ पर जीडीपी के कंपेरिजन में हम इस रसद पर खर्चा करते हैं अपना, ठीक है। तो जो भारत का ये लागत है, ये जो आपका कॉस्ट है, इस कॉस्ट को कम करने का हम प्रयास कर रहे हैं, ये अपनी एक अच्छी बात है। तो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के अंतर्गत ये जो पहला टारगेट है ना, ये टारगेट बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक पॉइंट और ध्यान रखना कि जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रैंकिंग है, ठीक है, उस लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रैंकिंग में भारत
यहाँ पर लिखा है टॉप 25 देशों में शामिल होना चाहता है ना, ठीक है, ये मुझे थोड़ा गलत लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं ऐसा करता हूँ ना, यहाँ पर लिखा है कि 2023 तक रसद प्रदर्शन सूचकांक लॉसलेटिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, ठीक है, टॉप 25 देशों में शामिल होना हमारा एक टारगेट यहाँ पर दिया गया है। इसको अपने बार क्रॉस चेक कर लेना। जहां तक मुझे लग रहा है मैंने भी कहीं पढ़ा था, मैं अभी एक ही मतलब पढ़ी रहा था रिसेंट में, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, देखो हाँ मैं यही पढ़ रहा था अभी, ठीक है। देखिए डाटा थोड़ा बहुत इधर उधर होते रहते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, ये नेशनल लॉसलेटिक पॉलिसी की बात बता रहा है, कह रहा है कि बीइंग द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक इन द वर्ल्ड, इंडिया एम्स टू बी अमॉन्ग द टॉप 10 इन द लॉसलेटिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बाय 2030। यहाँ पर टॉप 10 की बात कर रहा है, और क्या 2018 में भारत की रैंकिंग 44वीं थी, हम उसको 10 तक के अंतर्गत लाना चाह रहे हैं। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे में यहाँ पर 25 टारगेट बताया गया, ठीक है, कि हम टॉप 25 देशों में शामिल होना चाहते हैं। एक बार इसको आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। मुझे अब ये तुरंत आंकड़ा में कुछ मिसमैच दिख रहा है, तो एक बार आप लोग इसे क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। ये बता दो यहाँ पर देख लेना। और देखो भाई, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के थे इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर कुछ बच रहा हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बच रहा है, इसके अलावा जो बच रहा है कि भारत में अगर हम टेलीफोन सेक्टर में आपको बताएं तो टेलीफोन जो ग्राहक है भारत में, ठीक है, जो टेलीफोन कंज्यूमर्स है, उनका जो रेशियो ग्रामीण क्षेत्रों में 44% है। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे भारत के जो टेलीफोन यूजर्स हैं वो 44% वहां पर रहते हैं, और पूरे भारत में जो टेलीफोन यूजर्स हैं उसमें 98% वायरलेस टेलीफोन का प्रयोग करता है। वो अब वो वाला टेलीफोन नहीं चलता, वायर वाला टेलीफोन नहीं चलता, वायरलेस टेलीफोन यहाँ पर चलते हैं। तो इसकी बात यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। ये बात देख लेना, हमने 5G में स्टार्ट कर दिया, जो कि अपने में एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट की कुछ नई नई स्कीम्स और दी गई हैं। अब इस स्कीम्स को आप लोग देख लेना, ठीक है। स्कीम्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताना चाहूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट ये है कि 2019-22 में यूपीआई आधारित जो लेन देन है उसका मूल्य 121% बढ़ गया है, और मात्रा के आधार पर 115% वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो मतलब क्या कह रहा है कि यूपीआई के आधार पर जो हम पेमेंट ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, 2019 के कंपेरिजन में 2022 में हमने 121% मूल्य के आधार पर वृद्धि किया है, और मात्रा के आधार पर हमने 115% वृद्धि किया है, जो कि यूपीआई की सफलता को दर्शाता है। और आपने देखा होगा रिसेंट में यूपीआई में गवर्नमेंट कुछ चार्ज लगाना चाहिए, वो चार्ज आपसे वसूला नहीं जाएगा, आपकी पॉकेट से नहीं निकलेगा, लेकिन आप लोग कुछ टैक्स गवर्नमेंट लगाने का प्रयास कर रही है, ठीक है। तो ये एक पूरा इकोनॉमिक सर्वे का आप लोगों के लिए कलेक्शन था। उम्मीद करो कि टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। इकोनॉमिक सर्वे में जितने भी हमने पॉइंट डिस्कस किए वो सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आए होंगे। देखो एग्जाम में यूपीपीसीएस में करीब 40 दिन का समय बचा हुआ है, और यूपीएससी में आपके पास 50 दिन का ऑन अराउंड समय बचा हुआ है, ठीक है। तो 40-50 दिन का जो पूरा समय इसमें जो आप लोगों को काम करने चाहिए, उसमें आप लोग चाहो तो यूपीएससी का एक बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। प्री टाइम क्रैश कोर्स वहां पर आप लोगों को दिया जाएगा, 10+ टेस्ट की प्रैक्टिस कराई जाएगी, 500 करंट अफेयर्स एमसीक्यू की पीडीएफ आप लोगों को दिए जाएंगे, और 10 डेली पेड क्विज वहां पर कराया जाएगा। इसके साथ ही अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर तो कंप्लीट 1-to-1 मेंटरशिप जो कि आप लोगों के लिए लगातार चल भी रहा है, ठीक है। हम लोग लाइव सेशन लेके आप लोग डिस्कस करते रहते हैं। ये सारी चीज आप लोगों के शामिल है, ठीक है। अगर आपको बैच ज्वाइन हो तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। बाकी ये इकोनॉमिक सर्वे की पूरी क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताना। देखो मुझे इकोनॉमिक सर्वे के जितने इंपॉर्टेंट आंकड़ा आप लोगों के लिए लगे वो सारे आंकड़े मैंने कलेक्ट करके आप लोगों के लिए आकर के दिया है। आई होप कि वो आंकड़े आप लोगों को समझ में आए होंगे। एक बात समझना, इकोनॉमिक सर्वे बुक पढ़ पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन हाँ ये क्लास के थ्रू अगर आप मेरे साथ बैठ करके 1.5-2 घंटे की पूरी क्लास कर लोगे और एक बार ये पीडीएफ घुमा लोगे तो आपको इकोनॉमिक सर्वे में से कौन कौन से पॉइंट्स देखने एटलीस्ट इतना पता चल जाएगा, और ये आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रश्न बनते हैं, बनते रहेंगे। इसके अलावा किस किस टॉपिक पर आप लोग वीडियो और चाहते हो प्रीलिम्स के लिए कि आप लोग को रिवीजन करने में वो टॉपिक आसानी हो, एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। मैं उन टॉपिक्स पर प्रयास करूंगा कि रेगुलर आप लोग के लिए एक एक वीडियो लेकर के आता रहूं जिस पर आप लोगों का कंप्लीट रिवीजन उन टॉपिक्स पर कराया जाता रहे, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस क्लास का विराम देता हूं। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।